हेलो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर विथ न्यू चैप्टर। और चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 11th में भी दिया है और 12th में भी दिया है। 11th में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जिनको डिस्कस किया गया है और 12th में उसका अप्लीकेशन पार्ट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम 11th और 12th इनको कंबाइनली पढ़ने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। तो बेसिक्स से पहले स्टार्ट करेंगे और बाद में 12th के जो एडवांस कंसेप्ट्स है उनको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को स्टडी करते हैं। देखिए, चैप्टर जो है वो थोड़ा लेंदी है, इट इज़ नॉट शॉर्ट एंड क्रिस्प, थोड़ा तो लेंदी है। दूसरी चीज़, लेंदी होने के बावजूद ये इम्पॉर्टेंट भी है और इजी भी है। तो अगर हम ध्यान से देखें, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें तो ये चैप्टर काफ़ी ईजी चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। Electrostatics is the branch of physics which deals with the study of static charges, forces between them, and the effect produced in the form of electric field and electric पोटेंशियल। तो क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टैटिक चार्जेस को स्टडी करते हैं। भैया, स्टैटिक चार्जेस मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर चार्ज है, जैसा एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? हम जानते हैं निगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको मैं कहीं अगर स्पेस में रख दूँ और कुछ देर के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मान लूँ को वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है, तो मैं कह सकता हूँ मेरा एक जो निगेटिव चार्ज है वो रेस्ट पोजीशन पे है। तो इस तरीके से अगर कोई चार्जेस रेस्ट पोजीशन पे हो और इनके प्रॉपर्टीज़ को मुझे स्टडी करना हो तो कैसी प्रॉपर्टीज़? मान लीजिए जैसे ये एक चार्ज है उसी तरीके से दूसरा भी एक चार्ज है, वो भी स्पेस में कहीं तो है, या फिर हम कह देंगे कि पहले चार्ज के विसिनिटी में है। ठीक है, तो ये दो पर्टिकुलर चार्जेस जो है वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। उसके साथ साथ कोई भी चार्ज अगर स्पेस में है तो वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर फोर्सेस बिटवीन द स्टैटिक चार्जेस, इनको हम किस में स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम तो भारी भरकम लगता है, लेकिन हमारे डेली लाइफ में कई जगह पर हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रूबरू होते रहते हैं। मैं आपको कुछ डेली लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप ये एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आप सॉक्स पहनकर किसी कारपेट पर चल रहे हो और चलते चलते अचानक आपने क्या कर लिया, किसी डोर नॉब को टच कर लिया। अगर वो डोर नॉब मेटल का है तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आपको हल्का सा एक करंट लगता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि आप जब चलते हो ना कारपेट पे, तो कारपेट से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो आपकी बॉडी के ऊपर आकर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देंगे आपकी बॉडी इलेक्ट्रॉन से भरती जाएगी। जैसे ही आप इस पर्टिकुलर डोर नॉब को टच करोगे जो कि मेटल का है, क्या हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपकी बॉडी से निकलकर डोर नॉब की तरफ बढ़ेंगे और वी नो की फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं? करंट, इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए आपको एक हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक महसूस होता है। उसके अलावा हमने स्कूल में देखा है, क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास अगर कांच की या मान लीजिए कोई फाइबर की स्केल है ना, जिससे हम मेजरमेंट लेते हैं, उसको अगर आप अपने बालों से रब करें और उस पर्टिकुलर स्केल को छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाए, तो ये जो कागज के टुकड़े हैं वो इस स्केल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये भी क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो स्केल है ना, इस स्केल पर चार्जेस आ चुके होते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन विथ आवर हेयर्स। एंड ये जो चार्जेस है, यही चार्जेस फिर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए। इसके अलावा विंटर सीजन में जब हम स्वेटर पहनते हैं तो क्या होता है, काफ़ी देर तक अगर हमने स्वेटर पहन लिया है तो जैसे ही इस स्वेटर को निकालते हैं तो एक क्रैकलिंग साउंड हमें सुनाई देता है। तो ये क्रैकलिंग साउंड भी क्यों आता है? क्योंकि स्वेटर पर भी क्या होते हैं, चार्जेस डिपॉजिट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन विथ आवर बॉडीज, और यही चार्जेस जब डिस्टर्ब होना स्टार्ट करते हैं तो एक क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एक अच्छा एग्जांपल है। इसके अलावा एक एग्जांपल जो हम सभी ने नोटिस किया है, लाइटनिंग। क्या होती है, रेनी सीजन में ये जो क्लाउड है ना वो अर्थ के सरफेस से रिलेटिवली नियर होते हैं एज कंपेयर टू अदर सीजन। अब ये जो पर्टिकुलर क्लाउड है, इनके ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस की लेयर बन जाती है। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो निगेटिव चार्जेस है वो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स है
और हमारी जो धरती है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ एंड व्हेन दे ट्रैवल फ्रॉम क्लाउड टू अर्थ दे ट्रैवल वेरी वेरी फास्ट एंड ड्यूरिंग दिस ट्रैवलिंग they collide with air के particles, dust के particle, water के particle and because of the huge friction a tremendous amount of heat is generated and that heat produces light और इस तरीके से हमें lightning दिखती है। तो ये जो पूरा लाइटनिंग का फिनोमिना है ना, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एक पार्ट है। इसके अलावा आपने देखा होगा अगर आपके घर में पुराना वो डब्बा वाला टीवी अगर है, पुराने ज़माने में होते थे कैथोड रे ट्यूब्स वाले टीवी बोलते थे उनको, तो वो टीवी पर ना धूल बहुत जल्दी जम जाती है या फिर उनकी स्क्रीन पर बहुत जल्दी धूल जम जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी जो स्क्रीन है वहाँ पर चार्जेस डिपॉजिट होते रहते हैं। जिस तरीके से टीवी चलता है तो स्क्रीन पर चार्जेस होते हैं और वो चार्जेस क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो धूल के कण हैं उन्हें उन्हें अपनी तरफ ऐसा अट्रैक्ट कर लेते हैं और जैसे ही वो अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, धूल बढ़ती जाएगी तो स्क्रीन वगैरह बहुत जल्दी धूल पकड़ लेती है। इसके अलावा भी अगर आपने उस टीवी को बंद किया और उसकी स्क्रीन को ऐसे हल्के से टच किया तो फिर से वहाँ पर क्रैकलिंग साउंड सुनाई देता है। इट इज़ ऑल्सो हैपन ऑन अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कई सारे एग्जाम्पल है। आपका जो प्रिंटर होता है ना, प्रिंटर में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही प्रिंसिपल को यूज़ करके प्रिंटिंग की जाती है, खास करके जो लेज़र प्रिंटर होता है उसमें। तो आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो कई सारे तरीके के एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम हमारे बेसिक को ही स्टिक रहते हैं। चलिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टैटिक चार्जेस की बात हो रही है, लेकिन एक चार्ज होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय अ चार्ज। देखिए, चार्ज कुछ नहीं है, मटेरियल की बस एक प्रॉपर्टी है। मान लो ये कोई एक पर्टिकुलर मटेरियल है, इस मटेरियल में अगर चार्ज आ जाता है या फिर चार्ज डिपॉजिट हो जाता है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि इस मटेरियल पर निगेटिव चार्जेस है, तो ये चार्जेस कुछ नहीं है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब मटेरियल की प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये ऐसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण जो पर्टिकुलर मटेरियल है वो बाहर या तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को एक्सर्ट करेगा या फिर उन्हें एक्सपीरियंस करेगा। तो हम कहेंगे चार्ज इज ए प्रॉपर्टी। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ड्यू टू विच मटेरियल exerts or experience effects of electric or magnetic fields। याद रहेगा, जब तक मटेरियल पे कोई चार्ज नहीं है वो किसी तरीके के इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, लेकिन उस मटेरियल पर अगर चार्जेस आ जाते हैं तो वो पर्टिकुलर मटेरियल यहाँ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को खुद से भी एग्जर्ट कर सकता है या फिर उसको एक्सपीरियंस कर सकता है। ठीक है, मैं एक ना थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ आपको। मान लीजिए मेरे पास एक दीवार है, एक बहुत बड़ी वॉल है और उस वॉल पर ना कई तरीके से कई सारे मतलब लाखों करोड़ों पॉजिटिव चार्जेस है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, लाखों पॉजिटिव चार्जेस है। अगर उसके आगे कोई एक बंदा खड़ा है, मान लीजिए मैं ही खड़ा हूँ, अगर मुझ पर कोई चार्जेस नहीं है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मुझ पर कोई एक्स्ट्रा ऐसे चार्जेस नहीं है, तो आई विल नॉट बी फीलिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस वॉल। बट इफ सपोज समहाउ मुझ पर कई सारे पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है, मेरी बॉडी पर क्या हो जाते हैं, कई सारे पॉजिटिव चार्जेस डिपॉजिट हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए नेचर में अगर लाइक चार्जेस है मतलब सेम नेचर वाले चार्जेस है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव कह दीजिए या निगेटिव निगेटिव कह दीजिए, तो उनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट होता है। यहाँ पर मुझ पर क्या हुआ है, पॉजिटिव चार्जेस जमा हुए हैं, वॉल पर भी कौन से चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस है। अगर मैं इस वॉल के पास आता हूँ तो बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस ऑन द वॉल आई विल बी फीलिंग दैट दिस पर्टिकुलर वॉल इज पुशिंग मी अवे फ्रॉम द वॉल। और इसी की जगह अगर मुझ पर निगेटिव चार्जेस डिपॉजिट कर दिए जाए, इस तरीके से निगेटिव चार्जेस डिपॉजिट कर दिए जाए, तो अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो पर्टिकुलर वॉल है, इस वॉल की तरफ मैं थोड़ा सा खींचा चले जाऊंगा क्योंकि मुझ पर कौन से चार्जेस है, निगेटिव चार्जेस है। तो ये
कैसे फील हुआ कि भैया आप किसी फील्ड के इन्फ्लुएंस में है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरे ऊपर या फिर उस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर क्या है, चार्ज है। तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज कोई आइसोलेशन वाली चीज़ नहीं होती है, वो मटेरियल की ही प्रॉपर्टी होती है। और कौन सा चार्ज उस मटेरियल पर है उस पर डिपेंड करता है कि वो मटेरियल या फिर वो जो बॉडी है वो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है, या हो सकता है कि वो बॉडी ही खुद से इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर ले। ठीक है, चलिए जानते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि एक चार्ज टिपिकली होता क्या है। अब 600 बीसी में क्या हुआ, सबसे पहले ग्रीक लोगों ने चार्ज को डिस्कवर किया। सो कहाँ पर इस चार्ज को सबसे पहले डिस्कवर या समझा गया, ग्रीक सिविलाइजेशन में। तो ग्रीक लोगों ने देखा कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव, और दूसरे होते हैं निगेटिव चार्जेस। ठीक है, सो पॉजिटिव चार्जेस किस पर होते हैं, हम जानते हैं प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, और निगेटिव चार्जेस किस पर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप एटम देखते हो तो एटम में एक न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर किसी तरीके के कोई चार्ज नहीं होते हैं। तो ये हो गया पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। अगर हम डेली लाइफ में कोई एक आधा ऑब्जेक्ट देखें, मान लीजिए अभी ये मेरे पास पेन है या फिर कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो इन जनरल वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके पास जितने भी प्रोटॉन और जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनकी जो संख्या है वो सेम होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन के पास जितने भी पॉजिटिव चार्जेस है वो कैंसल आउट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड द होल मटेरियल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर मान लो किसी तरीके से उसके जो निगेटिव चार्जेस है वो बढ़ जाए और पॉजिटिव चार्जेस कम हो जाए, तो हम कहेंगे कि भैया वो पर्टिकुलर मटेरियल निगेटिवली चार्ज हो गया है। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा बढ़ गए हैं और निगेटिव चार्जेस कम है, तो उस केस में हम मटेरियल को बोलेंगे कि भैया वो मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, इस तरीके से किसी मटेरियल को पॉजिटिवली चार्ज बनाना या निगेटिवली चार्ज बनाना, इसे कहा जाता है चार्जिंग ऑफ द मटेरियल। इसे क्या कहा जाता है, चार्जिंग। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब चार्ज की तरफ लौट कर आते हैं। चार्ज को मेजर करने का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट वो है कूलम्ब। क्या है वो, कूलम्ब। और कूलम्ब को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है निगेटिव चार्ज, और वो कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज होता है। एक अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो एक प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है। यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, मैग्नीट्यूड जो है चार्ज का वो दोनों में सेम है। फर्क इतना है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, बस इतनी सी बात है। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो एक न्यूट्रॉन अगर हम देखें जो कि एटम के न्यूक्लियस में होता है, उस पर किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो हम कहेंगे ऑन न्यूट्रॉन देयर इज नो चार्ज, देयर इज नो चार्ज ऑन द न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात छिड़ी गई है, तो एक थोड़ा सा एडेड इन्फॉर्मेशन हम नोट कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। इस बात को आप नोट करके रख लीजिए। और अगर मैं कहूँ प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। उसी तरीके से अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो वो होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब यहाँ पर ना एक बात समझ लीजिए, अगर ध्यान से देखें तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दे आर ऑलमोस्ट सेम, बट मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हायर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा ज़्यादा हायर मास है किसका, न्यूट्रॉन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि एक जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर
कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पर मैं माइनस साइन नहीं लिख रहा हूँ, माइनस साइन बस क्या बताता है चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसके अलावा उसका ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। आगे और भी चार्ज के कन्वेंशन से लेकर चीज़ें आएंगी तो उसको उस रिस्पेक्टिव जगह पे समझेंगे। अभी फिलहाल मानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए अगर मैं इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करूँ, इस तरीके से कोई एक सर्किट है मेरे पास जहाँ पर मैंने ये पोटेंशियल डिफरेंस V वाली बैटरी लगा के रखी है, तो हम जानते हैं कि करंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये है पर्टिकुलर रेजिस्टेंस R। अब इस सर्किट में अगर मैं कहूँ कि 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो 1 एम्पियर की बेसिक डेफिनेशन ही क्या है, द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकंड, द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकंड। अब हम जानते हैं कि भैया इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हम क्या कह रहे हैं, 1 एम्पियर इज 1 कूलम चार्ज फ्लोन इन 1 सेकंड। तो भैया ये जो 1 कूलम है ना, इस 1 कूलम के अंदर कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, है कि नहीं। तो हम समझते हैं कि एक कूलम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे निकालेंगे। जैसा मेरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो देख लेते हैं, हमने देखा है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक कूलम, अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, इसको लिख रहा हूँ इंटू 1 कूलम। अगर मुझे 1 कूलम पता करना है, सो 1 कूलम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और जब इसको सॉल्व करोगे सो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 electrons, 10⁻18 electrons, this much electrons are there in 1 कूलम। या फिर आप कह लीजिए द टोटल चार्ज एग्जिस्टेड अपॉन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स वुड बी इक्विवेलेंट टू 1 कूलम चार्ज। ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर चार्ज के नेचर की मैं बात करूं तो समझ लीजिए अगर कोई पर्टिकुलर चार्ज स्टेशनरी मोड में है, मतलब एट रेस्ट है, सो चार्ज एट रेस्ट। तो अगर कोई चार्ज रेस्ट में होता है ना, तो वो उसके अलोंग, यहाँ पर मैं निकाल कर दिखाता हूँ, तो ये अगर चार्ज स्टेशनरी मोड में है तो ये अपने अलोंग आजू बाजू में क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। तो चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वही चार्ज मोशन में हो तो चार्ज इन मोशन, अगर वही चार्ज मोशन में हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। अब चूंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं तो मोस्टली हम सिर्फ किससे डील करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से ही डील करने वाले हैं। अगर वही चार्ज मोशन में है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होगा तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड, और अगर वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी, तो इस केस में हम देखते हैं कि उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है और वो जनरेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। ये बात आप अच्छे से याद रखिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चार्ज से रिलेटेड ना हम कुछ बेसिक चीज़ों को और समझ लेते हैं, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक नॉलेज अबाउट चार्ज एंड इट्स सिस्टम, ठीक है। अब सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, चार्ज के कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है। वन इज पॉजिटिव, अनदर इज निगेटिव। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस, अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एंड अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है।
दूसरा यहाँ पे हमने पहले ही कवर कर लिया है कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चार्ज अगर मोशन में है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उस केस में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और चार्ज अगर वेरिएबल वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी जनरेट करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो मटेरियल है वो इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, मतलब क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि जितने नंबर ऑफ उसमें प्रोटॉन है उतने ही नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। सो इनिशियली मटेरियल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल because it contains equal number of protons and electrons। ठीक है, सो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है दोनों के ऊपर सेम है और पॉजिटिव निगेटिव होने के कारण वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेते हैं या फिर बैलेंस कर लेते हैं, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, अब कभी अगर ऐसा हुआ कि इस पर्टिकुलर मटेरियल ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गए या फिर लूज कर दिए मटेरियल ने, अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बचेगा, निगेटिव चार्ज कम रहेगा। सो ज़्यादा अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होने के कारण मटेरियल विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। मटेरियल कैसे चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और अगर कभी ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय द मटेरियल, इलेक्ट्रॉन गेन, अगर इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो नंबर ऑफ निगेटिव चार्जेस काफ़ी बढ़ जाएंगे एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्जेस, तो हम कहेंगे कि माय मटेरियल इज निगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, और किसी भी मटेरियल को निगेटिवली चार्ज बनाना या पॉजिटिवली चार्ज बनाना है तो इस मेथड को कहते हैं चार्जिंग। इसको क्या कहते हैं, चार्जिंग। ठीक है, तो मटेरियल की चार्जिंग कैसे होती है, मतलब उन्हें पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज कैसे बनाते हैं, उनकी मेथड्स है, तो उसे भी हम अभी इस लेक्चर में थोड़ा सा आगे पढ़ने वाले हैं। उसके पहले कुछ चार्ज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टीज़ है बहुत इंटरेस्टिंग है और हमारे लिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो सबसे पहले जान लीजिए कि जो भी कोई चार्ज होता है, भले वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज कौन सी क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ है वो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिटिवनेस या एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। क्या है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस? देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई एक ऐसा मटेरियल है और इस पर्टिकुलर मटेरियल में नंबर ऑफ चार्जेस है जिन्हें मैं Q1, Q2, Q3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो Q1 मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, फिर Q2 भी एक पॉजिटिव चार्ज है, Q3 मान के चलिए एक निगेटिव चार्ज है और Q4 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस तरीके से फिलहाल मैं 4 ही चार्जेस कंसिडर कर रहा हूँ। तो अगर हम कहें कि टोटल चार्जेस प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर मटेरियल वो क्या होंगे, सो टोटल चार्ज इज द अरिथमेटिक सम ऑफ ऑल चार्जेस प्रेजेंट ऑन द मटेरियल, प्रेजेंट ऑन द मटेरियल। तो इससे हम कह सकते हैं, मान लीजिए इस पर्टिकुलर मटेरियल में जितने भी सारे चार्जेस है, अगर उनके समेशन को मैं कैपिटल Q लिखता हूँ, सो कैपिटल Q वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द चार्जेस। तो मेरे पास जो पहला चार्ज है दैट इज Q1 प्लस दूसरा चार्ज है Q2 प्लस तीसरा चार्ज है Q3 प्लस चौथा चार्ज है Q4। अब यहाँ पर क्या है, ये जो Q3 चार्ज है, Q3 चार्ज कैसा है, नेचर में निगेटिव है, तो मैं यहाँ पर Q3 को निगेटिव लिखूंगा। तो अगर वो निगेटिव है तो इसका मतलब है Q3 का जो मैग्नीट्यूड है वो बाकी चार्जेस में से माइनस हो जाएगा। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि द टोटल चार्ज इज द अरिथमेटिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस एंड दिस इज नोन एज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब है सभी ऐड होते जाएंगे। फिर हम बात करेंगे सेकंड, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ
चार्जेस। समझते हैं, ये कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम कह लीजिए या कोई ऑब्जेक्ट कह दीजिए, ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अब मान के चलिए ये एक पर्टिकुलर मटेरियल है मेरे पास, ठीक है। इस मटेरियल पर मान के चलिए 3 पॉजिटिव चार्ज है, 2 निगेटिव चार्ज है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस पर्टिकुलर मटेरियल को हम छेड़े ही नहीं, इसको जैसा है वैसे ही रहने दे, तो काफ़ी समय बाद भी आकर आप इस पर मेजर करोगे तो नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो उतने ही रहेंगे, ना तो चार्ज क्रिएट किए जाएंगे और ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय किए जाएंगे। सो चार्जेस नॉट क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड इट ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड, जितने हैं उतने ही। तो ये जो प्रॉपर्टी है एक ये कहलाती है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अब थर्ड प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या है? मान लीजिए मेरे पास ये मटेरियल है और इस पर कुछ अमाउंट ऑफ चार्जेस है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं। तो हम जानते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो होगा इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द चार्जेस एंड दिस सम ऑफ ऑल चार्जेस वुड बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ E। अब E क्या है? E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हमें एक और चीज़ समझ में आती है कि एक कूलम्ब अगर आप चार्ज लो तो उसके जो सबसे छोटा पार्ट हो सकता है, मतलब स्मॉलेस्ट ऑफ द चार्ज, दैट चार्ज इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं टोटल चार्ज की सम करूँ सो इट वुड बी n टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और ये जो n है यहाँ पर जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, n इज द इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल। अब इंटीग्रल मल्टीपल का मीनिंग है 1 2 3, है ना, इस तरीके से। ये फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, नॉट अ फ्रैक्शनल वैल्यू, याद रहेगा आपको, ठीक है। और यहीं पर मैं एक बात आगे यहीं पर आपको एक बात और बता देता हूँ। ये जो चार्ज होते हैं टोटल चार्ज, दे कैन बी प्लस माइनस, मतलब टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज और टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इनको जब आप सम करोगे तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उस फॉर्म में हम चार्ज को मेजर करेंगे। यहाँ पर अगर मान लीजिए निगेटिव चार्जेस ज़्यादा है तो लास्ट में आंसर आएगा माइनस टाइम्स ऑफ n इंटू ई, और अगर पॉजिटिव चार्जेस आएंगे तो प्लस टाइम्स ऑफ n इंटू ई। दिस इज योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, और वो होता है इनवेरिएंस, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इसका क्या मतलब है? मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और उस पर सर्टन नंबर ऑफ चार्जेस है, ठीक है। सो अभी अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस पर कुछ नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, मान लीजिए कुछ 5 पॉजिटिव चार्जेस है। जब ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा विथ सर्टन वेलोसिटी से, ठीक है, अगर ये मोशन में है तब भी इस पर कितने चार्जेस होंगे? 5 पॉजिटिव ही चार्ज होंगे। यहाँ पर मोशन के दौरान पॉजिटिव चार्जेस ना तो निगेटिव में कन्वर्ट होंगे और ना ही निगेटिव वाले पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होंगे। देयर विल बी नो वेरिएंस इन इट्स नेचर, मतलब पॉजिटिव विल रिमेन ऑलवेज पॉजिटिव एंड निगेटिव विल ऑलवेज रिमेन निगेटिव। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इवन इफ देयर इज अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो दिस इज नोन एज इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम थोड़ा चार्जिंग मेथड को समझ लेते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मेथड होती है फ्रिक्शन की, ठीक है। अब फ्रिक्शन क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास ऐसा एक सिल्क क्लॉथ है, ठीक है, और मैं ग्लास की ऐसी ट्यूब लेकर आता हूँ। अब फिलहाल इस ग्लास की जो ट्यूब है यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है, क्लीन है बिल्कुल, और ये सिल्क का क्लॉथ है वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब क्या करेंगे?
अगर किसी तरह इस ग्लास के ट्यूब को मैं इस पर्टिकुलर सिल्क के क्लॉथ पर ऐसे रब करना स्टार्ट करूँ, तो रब करने के साथ क्या हो जाता है, ये जो पर्टिकुलर ग्लास का रॉड है इस पर पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, और ये जो सिल्क का क्लॉथ है, सिल्क के क्लॉथ पर निगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने ग्लास के रॉड को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया और सिल्क क्लॉथ को निगेटिवली चार्ज कर दिया, और इस तरीके से हमने चार्जिंग मेथड को यहाँ पर यूज़ किया है। कौन सी चार्जिंग मेथड को? फ्रिक्शन वाली चार्जिंग मेथड को। इसके अलावा दूसरी मेथड होती है कंडक्शन मेथड। क्या है? कंडक्शन मेथड। अब कई बार कंडक्शन मेथड के अंदर फ्रिक्शन वाली मेथड को काउंट करते हैं, तो यहाँ पर हमने अलग से उसको फ्रिक्शन वाली मेथड को समझा है। सबसे पहले कंडक्शन देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक पर्टिकुलर मटेरियल है विच इज़ इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, उनका जो पॉजिटिव चार्ज है उतना ही चार्ज निगेटिव भी है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी फिलहाल ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। अब मान के चलिए मैं एक दूसरा फुल्ली चार्ज एलिमेंट, फुल्ली चार्ज, कौन से चार्ज? मान लीजिए इस पर पॉजिटिवली चार्ज वाला एक एलिमेंट है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है। इस चार्ज पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को यहाँ इस पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वाले एटम के पास लाके रख दूँ, तो क्या हो जाता है? बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्जेस, देखिए इसको आराम से, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्जेस इस पर्टिकुलर मटेरियल में जो पहले अनचार्ज है उसमें जितने भी निगेटिव चार्जेस होंगे वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होना चालू करेंगे? ये जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है जिस पर ज़्यादा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है उनकी तरफ, क्योंकि निगेटिव चार्जेस ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्जेस। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम में भी है, सॉरी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस में भी है, लेकिन इसके जो पॉजिटिव चार्जेस है दे आर लेसर एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्जेस ऑन द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, एंड ड्यू टू द लार्ज number of positive charges, the negative charges in that particular electrically neutral substance, they try to move towards this particular external element, और ये जो negative charges है वो यहाँ ये जो दूसरा हमने substance लिया था चार्ज substance, उनके जो positive charges है उन्हें न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, सो निगेटिव चार्जेस moved from the uncharged और फिर neutral substance, they neutralize the positive charge on external element, और इस कारण क्या हो जाएगा, ये जो हमारा पहला वाला अनचार्ज्ड था मटेरियल, वहाँ पर अब कौन बच जाएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस बच जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो पर्टिकुलर मटेरियल है उसे हमने पॉजिटिवली चार्ज कर लिया है। बात आ रही है क्या समझ में? ठीक है, सो ये होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। याद रहेगा आपको, सबसे पहले हमने एक फुल्ली चार्ज मटेरियल को अनचार्ज या फिर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मटेरियल के कांटेक्ट में लाया, जिसके कारण वहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव होकर हमारे इस चार्ज मटेरियल की तरफ बढ़े और इस पर्टिकुलर अनचार्ज्ड मटेरियल पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गए। तो ये एक कंडक्शन का एग्जांपल है जिसमें फुल्ली चार्ज मटेरियल अनचार्ज मटेरियल के फिजिकल कांटेक्ट में आता है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड जो मेथड है वो है इंडक्शन मेथड। क्या है? इंडक्शन मेथड। अब इंडक्शन मेथड क्या होती है? इंडक्शन का मतलब होता है आप किसी प्रॉपर्टी को एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में ट्रांसफ़र कर रहे हो विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। तो चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए ये मटेरियल है विच इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई पॉजिटिव या निगेटिव चार्जेस वो है एक्स्ट्रा नहीं है, न्यूट्रल मटेरियल है। अब इसके पास जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं एक ग्लास की ट्यूब लेकर आता हूँ जिस पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, ढेर सारे पॉजिटिव चार्जेस है। अब होगा क्या, जब ये पर्टिकुलर मटेरियल इस अनचार्ज मटेरियल के पास आएगा, मैं उसको फिजिकल कांटेक्ट में नहीं ला रहा हूँ, जस्ट थोड़ी सी दूरी पर रख रहा हूँ, तो क्या होगा, हायर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ऑन दिस पर्टिकुलर रॉड विल मोटिवेट द निगेटिव चार्जेस इन द अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू accumulate on the side which is nearer to the external rod। इस पर्टिकुलर एलिमेंट में जो अनचार्ज मटेरियल है उसमें जितने भी पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस है उनमें से निगेटिव चार्जेस किस दिशा में भागेंगे? जिस दिशा में हमारा ये रॉड है। ठीक है, क्योंकि इस रॉड पर पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे।
उसी समय इसी पर्टिकुलर मटेरियल में जो पॉजिटिव चार्ज रहे होंगे वो दूसरे साइड पर जाकर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पर ये जो मटेरियल है इसके पॉजिटिव चार्जेस रिपेल होंगे बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द एक्सटर्नल एलिमेंट, और इस रिपल्शन के कारण ये पॉजिटिव चार्ज दूसरे साइड में जाके एक्यूमुलेट हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करनी है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट जिसको हमें चार्ज करना है उसे मैं क्या कर लेता हूँ, ग्राउंड कर देता हूँ। जैसे ही इसे ग्राउंड करूंगा तो ग्राउंड करने के साथ साथ ये जो मेरे पॉजिटिव चार्जेस थे वो पॉजिटिव चार्जेस अब है ना बिकॉज ऑफ दिस ग्राउंडिंग ये निकल कर कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। हमें हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास या फिर किसी भी वायर को हम अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं ना। क्यों करते हैं? कि जो एक्स्ट्रा सर्ज हो अगर करंट में तो वो कहाँ निकल जाए, अर्थ में निकल जाए। उसी तरीके से अगर मैंने इस पर्टिकुलर ये जो अनचार्ज या फिर न्यूट्रल मेरा ऑब्जेक्ट था इसको अगर ग्राउंड कर दिया तो सारे पॉजिटिव चार्जेस क्या हो गए, ग्राउंडिंग के थ्रू निकल गए आगे, और फिर इस ग्राउंडिंग को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अर्थिंग को हटा देता हूँ तो मेरे पास ये जो मटेरियल बचा है अब ये कैसा है, निगेटिवली चार्ज्ड है। कैसा है, निगेटिवली चार्ज्ड है। तो इस तरीके से हमने चार्जिंग को समझा है। पहला हमने देखा था फ्रिक्शन। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा फ्रिक्शन, फिर देखा कंडक्शन जहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट होता है दो ऑब्जेक्ट का, और फिर हमने देखा है इंडक्शन मेथड। ठीक है, इंडक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, एक चार्ज एलिमेंट को जिसको भी हमें चार्ज करना है उस एलिमेंट के थोड़ा सा पास लेकर आते हैं और फिर ग्राउंडिंग के हेल्प से उस पर्टिकुलर मटेरियल को चार्ज कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारी मेथड होती है चार्जिंग की। अगर कहे तो केमिकल रिएक्शन से भी चार्जिंग हो सकती है। केमिकल रिएक्शन के साथ साथ अगर हम इसका यूज़ करें कन्वेक्शन मेथड, सो कन्वेक्शन मेथड से भी क्या होती है, चार्जिंग होती है। ठीक है, सो ये हो गया मेथड्स ऑफ चार्जिंग। हमारे लिए बस इसको थोड़ा समझना था इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब हम आगे चल के एक्चुअली कूलम्स फोर्स क्या होता है उसे समझते हैं। तो अब हम कूलम्स लॉ की तरफ बढ़ते हैं। कूलम्स लॉ, ठीक है। अब ये लॉ है ना स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के लिए बना है। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? तो जैसे मैंने बताया अगर स्पेस में कोई दो चार्जेस है, फॉर एग्जांपल ये इसको मान लेते हैं, एक चार्ज है Q1 और ये मेरे पास दूसरा चार्ज है Q2, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैं यहाँ पर R मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स से डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस इज R। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो चार्जेस है ये अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड से जब इंटरैक्ट होगी तो इन चार्जेस को ना फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अगर दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस है, मतलब पॉजिटिव या दोनों ही निगेटिव, तो इस केस में रिपल्सिव फोर्स वो दोनों चार्जेस फेस करेंगे। और अगर मान लीजिए एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा चार्ज निगेटिव, अगर ऐसी केस है तो उस केस में अट्रैक्टिव फोर्स उन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, तो इसी फोर्स के बारे में बात कौन कर रहा है, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of two charges, and this particular electrostatic force is inversely proportional to the square of distance between them, ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी फिलहाल जो सिस्टम बनाया है उसी पर कूलम्स लॉ अप्लाई करके देखते हैं। तो हमारे पास दो चार्जेस है Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड वाले, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस तो हमने R मार्क ही किया है। तो एज पर कूलम्स लॉ क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड it is inversely proportional to the square of
डिस्टेंस बिटवीन देम। सो हमने यहाँ पर देख लिया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब देखिए ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है यहाँ पर, इसे हटाने के लिए मुझे इज इक्वल टू और कुछ कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। ठीक है, तो ये है मेरा कूलम्स लॉ। और यहाँ पर ये K जो है ना, K को ही हम कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ इस K को ही लिखा जाता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अगेन क्या बचता है हमारे पास? Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्म है कूलम्स के फोर्सेस को लिखने का। ठीक है, सो हम कहेंगे फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन दिस टू चार्जेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी K से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनली कूलम्स फोर्सेस मिल जाएंगे। यहाँ एक बात समझ लीजिए, अगर ये पूरा का पूरा सेटअप वैक्यूम में है तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अगर ये पूरा का पूरा सेटअप किसी मीडियम में होगा, फॉर एग्जांपल एयर में हो सकता है या किसी वाटर में हो सकता है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह आएगा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फॉर दैट मीडियम। तो चाहो तो आप उसको एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हो। देख लेते हैं। सो फॉर वैक्यूम अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज बिटवीन द टू चार्जेस इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ वी, सो दिस वुड बी इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। और यहाँ पे मैंने बोला है एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब ही यहाँ पर वैक्यूम है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। ठीक है, याद रहेगा। उसके अलावा अगर आप इस फैराड पर मीटर को ही कन्वर्ट कर ले तो इसका और एक यूनिट हो जाता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना। अब मान लीजिए पूरा का पूरा जो चार्ज का सेटअप है उसे मैं किसी मीडियम में रख रहा हूँ। फॉर ए मीडियम, वो हो सकता है एयर हो या वाटर हो। ऐसे केस में कूलम्स के जो फोर्सेस है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसे मैं डिनोट कर रहा हूँ F सफिक्स m से। m इज फॉर मीडियम। दिस विल बी इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन फॉर दैट गिवन मीडियम, दैट इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फॉर दैट पर्टिकुलर मीडियम, मल्टीप्लाइड बाय अगेन Q1 Q2, मतलब दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और उनके जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर को मैं डिवीजन में लेकर आ रहा हूँ। तो ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज फॉर कूलम्स फोर्सेस व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड इनसाइड इन द मीडियम। ठीक है, अब हम हमारी सहूलियत के लिए, कन्वीनियंस के लिए क्या कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को नंबर दे देते हैं। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करता हूँ। तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। अगर हम ऐसा करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ वी डिवाइडेड बाय एफ एम, ये फाइनली निकल कर आ जाएगा एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन एम क्या था, यहाँ मैं लिख कर दे रहा हूँ। एप्सिलॉन एम इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, वो उस पर्टिकुलर मटेरियल पे या उस पर्टिकुलर मीडियम पे डिपेंड करेगी। ठीक है, जिसमें मैंने चार्जेस को रखा है। अब यहाँ देखिए आप, एफ वी अपॉन एफ एम, इसका रेशो निकल कर आया है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन द मीडियम डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये जो रेशो है, इस रेशो को ही कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे मैं एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो एप्सिलॉन आर इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इसके लिए और एक वर्ड यूज होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
कांस्टेंट। अब आप बस इतना याद रखिए, डाई इलेक्ट्रिक वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं, जो चार्ज को स्टोर कर कर रखते हैं, वो पास नहीं होने देते हैं चार्जेस को, ठीक है। ऐसे मटेरियल को डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कहा जाता है, और उन पर्टिकुलर मटेरियल का जो परमिटिविटी कांस्टेंट है उसके लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये वर्ड यूज़ किया गया है। और इसके अलावा भी एक और वर्ड यूज़ होता है, और वो होता है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर नाम लिखे हैं फॉर द रिलेटिव परमिटिविटी। एक और चीज़ याद रखिए, ये जो परमिटिविटी है फॉर द फ्री स्पेस, इट इज़ लोवेस्ट। मतलब परमिटिविटी फॉर एनी गिवन मीडियम वुड ऑलवेज बी हायर देन द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो हम ये कह सकते हैं कि ER की जो वैल्यू होगी इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पर और एक चीज़ समझ लेते हैं, ये जो रिलेशन है FV/FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन m, दैट इज परमिटिविटी फॉर द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी फॉर द वैक्यूम और परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, दिस इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। अब इस रिलेशन का यूज़ करके मैं एक जनरल एक्सप्रेशन बना सकता हूँ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर। यहाँ पर देखिए मैंने क्या कर लिया है, ये जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है इसको मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। अब मान के चलिए मैं फोर्स इन वैक्यूम की अगर बात करूँ तो बस ER, ये जो एप्सिलॉन R है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और अगर मैं किसी मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूँ बिटवीन द चार्जेस, तब हमें परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली रिलेटिव परमिटिविटी के साथ। तो यहाँ पर इस तरीके से ये रिलेशन चाहे वैक्यूम हो या कोई मीडियम हो उसके लिए सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और हमें ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, लेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charges is let's say 100 न्यूटन, ठीक है। मेरे पास ऐसे दो चार्जेस हैं, लेट्स से इट इज़ Q1 एंड Q2, और इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 100 न्यूटन का है। हो सकता है अट्रैक्टिव हो, रिपल्सिव हो, वो चार्ज के नेचर पर डिपेंड करेगा। अब अगर आगे हमें बोला जाए कि इफ़ द चार्जेस आर प्लेस्ड इनसाइड वाटर मीडियम, ठीक है। सो वाटर एज ए मीडियम मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर इस चार्जेस को प्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं ब्लू कलर से थोड़ा वाटर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरीके से अब इस चार्जेस को वाटर में डाल दिया है, कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम सेम, कीपिंग डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस कांस्टेंट, डिस्टेंस नहीं चेंज करने वाला हूँ। और अगर मुझे पता करना है देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्स फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्स फोर्स इफ रिलेटिव परमिटिविटी इज 80, अगर रिलेटिव परमिटिविटी 80 है तो। अब हम जानते हैं कि फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, ये इक्वल होता है एप्सिलॉन ऑफ अ मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन फॉर द फ्री स्पेस, विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे, डायरेक्ट एक रिलेशन उठा लेते हैं, FV/FM इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, कूलम्स फोर्सेस इन द मीडियम फाइंड करना है। यहाँ पर मीडियम कौन है, वाटर। तो ये क्या हो जाएगा, FM वुड बी फोर्सेस इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये हो जाएगा 1/80 दैट ऑफ फोर्स इन वैक्यूम। सो इट इज़ 100/80 न्यूटन। तो अगर स्टार्टिंग में कितने थे,
वैक्यूम में जब फोर्सेस थे, वैक्यूम में जब चार्जेस थे तो फोर्स कितना था 100 न्यूटन। और जैसे ही इस चार्ज को कहाँ पर रखा जाएगा, वाटर में रखा जाएगा, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी हमें दी है 80। अगर ऐसा है तो उस केस में फोर्स इन द मीडियम आ जाएगा 100/80 न्यूटन, मतलब बहुत कम हो चुका है। ठीक है, सो इस तरीके से हमने प्रॉब्लम देखा है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमने यहाँ पर क्या देखा है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, फोर्सेस इन वैक्यूम क्या होते हैं, फोर्सेस इन मीडियम क्या होते हैं। अब परमिटिविटी को ना थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, ताकि आगे जब हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे तो हमें डाउट ना बचे। देखिए, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या है, सबसे पहले जान लीजिए। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी उस स्पेस की प्रॉपर्टी होती है जो ये डिसाइड करती है कि उस पर्टिकुलर स्पेस में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए मेरे पास इस तरीके से दो प्लेट्स है। ओके, एक प्लेट पर पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे प्लेट पर पूरे निगेटिव चार्जेस है। अब हम जानते हैं कि भैया पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसके बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी अपनी अपनी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लो का डायरेक्शन होता है, इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस टू निगेटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव से लेकर निगेटिव चार्जेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल कर रही है बिटवीन दिस टू प्लेट। अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई नॉट लिख रहा हूँ। ठीक है, सो ई नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज देयर इन बिटवीन दिस टू प्लेट्स। अब क्या है, मैंने कहा कि अगर ये दो प्लेट, यहाँ पर जो दो प्लेट मैं दिखा रहा हूँ, ये वैक्यूम में रखे हैं, तो इस पर्टिकुलर दो प्लेट के बीच में वैक्यूम है। इसका मतलब है इसकी जो परमिटिविटी होगी वो होगी एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। और हम जानते हैं कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम हमेशा लोवेस्ट रहेगी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम लोवेस्ट रहेगी। तो जब परमिटिविटी लो होती है तो उस पर्टिकुलर स्पेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इजीली पास कर जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर पहले वैक्यूम था उसके बजाय एक मीडियम लेकर आते हैं। ठीक है, और उस मीडियम को इन बिटवीन दिस टू प्लेट इंसर्ट कर देते हैं। चलो, अब अगर मैंने इस तरीके से कोई एक मीडियम इस पर्टिकुलर प्लेट के बीच में रख दिया है, अब देखो क्या हो जाएगा। अब जैसे ही कोई भी मीडियम हम स्पेस में रखेंगे जिसके अराउंड क्या ट्रैवल होने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल होने वाली है, तो इस एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस के कारण, मतलब ये जो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके इन्फ्लुएंस के कारण क्या हो जाता है, ये जो पर्टिकुलर मटेरियल है उसके मॉलिक्यूल पोलराइज होते हैं और वो खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी बनती है, इट इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पर्टिकुलर मटेरियल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक रिस्पॉन्स है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मटेरियल की खुद से बनी है, इसको मैं फिलहाल ई एम मार्क कर रहा हूँ। तो ई एम की जो डायरेक्शन है वो ई नॉट के कैसे है, एग्जैक्टली अपोजिट है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगी, ई नॉट माइनस ई एम। तो हम कहेंगे कि यहाँ इस केस में ये जो मटेरियल है इसने अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनी जो अपोजिट थी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इस वजह से क्या हुआ, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस पर्टिकुलर मटेरियल से पास होने वाली थी उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो गया। तो यहाँ आप एक बात समझ लीजिए, जो एक इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है, नाम से ऐसा लगता है कि ये किसका मेजर है कि कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगी। जितनी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ज़्यादा, हमें ऐसा लगता है कि उतना फील्ड पास होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है। किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में वो पर्टिकुलर मटेरियल अपोजिट डायरेक्शन में अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जिसके कारण एक्सटर्नल आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है उन्हें अपोजिशन फेस करना पड़ेगा। ठीक है, सो एक तरीके से ये जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है ना, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपोजिशन का ही काम करता है। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उस मटेरियल से पास होगी। कौन सी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल है। ठीक है, रीजन क्या है, मटेरियल की खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड विच एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना हमारे लिए काफ़ी है, आगे जब हम कैपेसिटर वगैरह पढ़ेंगे तो उस पर और डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल मुझे बस आपको समझाना था कि ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को समझने के बाद और कूलम्स के फोर्सेस को समझने के बाद यूनिट चार्ज क्या होता है, एक यूनिट चार्ज की डेफिनेशन क्या है।
तो अब हम बात कर रहे हैं यूनिट चार्ज की। यूनिट चार्ज देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूनिट चार्ज का मतलब होता है ऐसा चार्ज जिसके ऊपर 1 कूलम्ब का चार्ज होगा, मतलब 1 कूलम्ब चार्ज इज नोन एज यूनिट चार्ज। 1 कूलम्ब। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं 1 कूलम्ब अगर यूनिट चार्ज है, तो यहाँ पर हम इसे क्यों समझना चाह रहे हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन हमें पता करनी होती है कि 1 कूलम्ब चार्ज माने क्या। 1 कूलम्ब चार्ज माने क्या। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कूलम्ब्स के फोर्स का जो लॉ है उसको यूज़ करते हैं। तो हम मान लेंगे कि लेट Q1 and Q2 are two charges positioned in free space, positioned in free space having magnitude of 1 कूलम, हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 1 कूलम। तो दो चार्जेस मैं ले रहा हूँ, ये एक पहला चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को हम R रखेंगे, और दोनों जो चार्जेस है वो कितने हैं, 1 कूलम के चार्जेस है। ठीक है, दे आर 1 कूलम चार्जेस, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। एंड आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। ठीक है, तो चलो अब हम क्या लिखते हैं, एज पर कूलम्स लॉ। अगर कूलम्स के लॉ की बात करें तो फोर्सेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस वुड बी इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। यहीं से मेरा मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। दिस इज द F, दैट इज कूलम्स फोर्सेस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मुझे पता है Q1 की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम, Q2 की भी वैल्यू कितनी है, 1 कूलम, और अगर मैं ये डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस को 1 मीटर ले लूँ, कितना ले लूँ, 1 मीटर, तो R भी हो गया 1 मीटर। अगर इन सब वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में रखा जाए तो क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। तो इसका कोई मतलब नहीं रहता, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। सो आपको अल्टीमेटली क्या मिला, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और फिलहाल ये जो पूरा सेटअप है इसको हम वैक्यूम में ही कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखिए इसको मैं अगर सॉल्व करूँ, दैट F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं इसकी वैल्यू रख रहा हूँ 4 पाई। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इसे सॉल्व कर हमारा आंसर आता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। मतलब कितना फोर्स मिलता है हमें दो चार्जेस के बीच में, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। ये हमें क्या कहना चाह रहा है कि 1 कूलम चार्ज वो चार्ज है जो अगर स्पेस में रखा जाए in the vicinity of same magnitude वाला charge and the distance between two charges if it is 1 meter, then this particular charge will experience the force of 9 into 10 to the power 9 Newton. So the charge which experience the force of 9 into 10 to the power 9 Newton when it is placed in the space with another charge having same magnitude and at a distance of 1 meter. So this particular charge is a 1 coulomb charge or it is known as unit charge. अब यहाँ से ना मैं एक और इंटरेस्टिंग इन्फरेंस ले सकता हूँ। देखिए हमने देखा है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो आंसर कितना आया है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है यही तो मेरा कूलम्स कांस्टेंट K है। तो मैं कह सकता हूँ कि भैया कूलम्स कांस्टेंट K की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, बस इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। बस यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी होती है कि ये वैल्यू कब वैलिड है, जब आपका पर्टिकुलर जो चार्ज का सेटअप है वो वैक्यूम में है। ठीक है, तो अभी तक हमने इस लेक्चर में क्या देखा है, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा। इंट्रोडक्शन में हमने क्या समझा कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्चुअली क्या है, इसकी डेफिनेशन देखी थी। ठीक है, विच स्टडीज़ द स्टैटिक चार्जेस। फिर हमने समझा था कि चार्ज क्या होता है, जिसको हमने
किसी भी मटेरियल का एक फंडामेंटल या कह लीजिए एक बेसिक प्रॉपर्टी की तरह देखा है। फिर चार्जेस के हमने टाइप देखे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। बाद में हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो होती है, जो चार्ज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उसे भी देख ली थी, है ना। उसके बाद में हमने इंफॉर्मेशन ऑफ चार्जेस, इनके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था चार्जेस के। प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी? एडिटिविटी, है ना, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन एंड इनवेरिएंस। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद हमने क्या देखा था कि किसी भी मटेरियल को पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज करना है तो वो कौन से चार्जिंग मेथड्स होती है। अब चार्जिंग मेथड्स में हमने इन डिटेल क्या समझा है? फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। चार्जिंग मेथड के बाद हमने क्या देखा है कि कूलम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, कूलम्स लॉ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड आपको निकालना है तो दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है उसे चेक करने के लिए हमने कूलम्स लॉ देखा है। और कूलम्स लॉ को देखने के बाद हमने इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो एप्सिलॉन होता है उसे भी समझा है। और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को समझने के बाद हमने यूनिट चार्ज देखा, यूनिट चार्ज क्या होता है, और उसके साथ में कूलम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये भी देखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कूलम के लॉ से निकले हैं, वहाँ पे हमने अगर कोई चार्जेस वैक्यूम में है तब क्या करना होता है, और वही चार्जेस अगर किसी मीडियम में हो तब हमें ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसे निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसी भी अच्छे से समझा है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, ये जो कूलम्स लॉ हमने पढ़ा है उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन, उसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे, और उसके बाद में हम जो सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस है उसे देखेंगे, और उसके साथ साथ कई सारे इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।